नमस्कार। आज बात करेंगे हम ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य क्या यह केवल पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए है? और इसका जो साइंटिफिक जो कारण है वह क्या है? शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ, धार्मिक और साइंटिफिकली हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जैसा भी आपका मत हो वह कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें, अन्यथा नहीं, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का जो अगर हम इसको विच्छेद करें, अगर इसको तोड़ें, दो शब्दों में तोड़ें, तो ब्रह्म प्लस चर्य मतलब कि ब्रह्म का अनुगमन करना, ब्रह्म में चरण करना, विचरण करना। ब्रह्म मतलब एक शक्ति अपने अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रह्म यानी ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान का विचरण करना, ज्ञान का अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य। ठीक है। अध्याय 17 श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। मतलब कि इसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तप हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, पूजन करना, पवित्रता रहना। इसी श्लोक का ये तात्पर्य है। और इसमें यह भी तात्पर्य है, इसमें ब्रह्मचर्य आया है, इसमें ब्रह्मचर्य और अहिंसा आया है। तो ब्रह्मचर्य का यहाँ मतलब है शारीरिक तप एक प्रकार का, और अहिंसा करना भी शारीरिक तप है। तो फिर यहाँ मतलब क्या है ब्रह्मचर्य का? देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि मात्र वीर्य का रक्षण। जैसा कि वेद व्यास जी ने भी बताया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी जो विषय भोग की जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय जिन विषय भोगों में लगी हुई हैं, उन हर प्रकार के भोग से हटाना, फोर्सफुली रोकना, वह है ब्रह्मचर्य। जैसे आपको लड्डू खाने का मन है, लड्डू सामने रखा है, हम उसको त्याग दें, यह भी ब्रह्मचर्य ही है, मतलब त्यागना। काम क्या है? बोलते काम वासना, काम वासना, काम है क्या वास्तविकता में? काम को त्यागना क्या है कि जो भी सेंसेस के लिए जो प्लीजर देती हैं, मतलब जो भी हमारी इंद्रियों को जो सुख प्रदान करती हैं, जो भी वस्तुएं आनंद देती हैं, उनको रोक देना ही ब्रह्मचर्य है। जैसे कि हमें किसी को अच्छा मूवी देखने से आनंद मिलता है, तो उसे त्यागना, सुख को, क्षणिक सुख को त्यागना ही ब्रह्मचर्य है एक प्रकार से, जो वेद व्यास जी ने कहा है। ठीक है। और देखिए, आयुर्वेद में क्या कहा है? आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य को प्रमुख स्तंभ बताया है शरीर का, क्योंकि आयुर्वेद में 3 स्तंभ बताए गए हैं शरीर के। एक है आहार, भोजन ग्रहण करना, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। देखिए, हम बात तो ब्रह्मचर्य की कर रहे हैं और आहार कुछ भी खा रहे हैं। देखिए, आहार पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है ब्रह्मचर्य के लिए। ठीक है। और ये तो आयुर्वेद में हो गया। और पतंजलि योग सूत्र में भी ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। ब्रह्मचर्य मात्र एक तत्व है छोटा सा, उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। अहिंसा, सत्य और बुद्धि, विद्या, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि ये सारे अंग हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य एक अंग है, मतलब कि अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले जो साधन हैं उनको छोड़ना। आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये जितने भी हैं 5 इंद्रियां हैं, इनको जो सुख प्रदान कर रही हैं उन वस्तुओं का त्याग करना। ठीक है। इनमें सबसे प्रमुख है शारीरिक यौन संबंध। ये बहुत बड़ा सुख प्रदान करता है, तो इस वजह से इसको त्याग करना बताया गया है। ठीक है। विशेषकर यौन संबंध में ध्यान दिया गया है। लोग क्या है, इससे भ्रमित हो जाते हैं। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, ये जो है पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्म का चरण करता है, संयम रखता है, उसमें बल आता है, शक्ति आता है, वह बल को प्रतिष्ठित करता है अपने अंदर। ठीक है। ये ब्रह्मचर्य का मतलब है। ये तो हो गया मतलब। अब हमें इसका कैसे पालन करना चाहिए और क्यों पालन करना चाहिए और क्या इसके हानिकारक प्रभाव हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है। आपको वातावरण भी चाहिए उसके लिए। ठीक है। आपको एक सानिध्य भी चाहिए किसी पुरुष का, महान पुरुष का, जो अनुभवी है, उसका सानिध्य भी चाहिए आपको। और समय पर निद्रा, आहार, ठीक है, ये सारी। और सबसे जरूरी है ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान का ध्यान। ये सबसे आवश्यक चीजें हैं। महर्षि सुश्रुत जो मेडिकल साइंस है, वैदिक मेडिकल साइंस है, उनके द्वारा दी गई हुई है। तो वो भी बताते हैं कि रोगी व्यक्ति के पास किसी स्त्री को नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं किसी स्त्री को जाना चाहिए। क्यों? अगर रोगी व्यक्ति का किसी कारणवश वीर्य स्खलित हो गया तो बस उसे और ज्यादा बीमारी हो जाएंगी। यह महर्षि सुश्रुत का कहना है। अब देखिए, हम साइंस पर आते हैं। साइंस क्या कहती है?
ठीक है, क्योंकि आजकल नए नए जो इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं कि 21 बार मंथ में ऑर्गेजम कर सकते हैं या फिर हस्तमैथुन कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि बोल रहे। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह साइंस कहती है अच्छी तरह से डीप में पढ़ें या फिर किसी अच्छे प्रोफेसर को सुनेंगे ना आप, तो आपको पता लगेगा वास्तविकता क्या है। देखिए, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपको पता नहीं होगा, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी देख सकते हैं या फिर किसी भी अच्छे प्रोफेसर की बुक पढ़ सकते हैं। जो स्पर्म होता है, स्पर्म भी एक पार्ट है वीर्य का, मतलब कि सीमन बोलते हैं वीर्य को इंग्लिश में। ठीक है, तो सीमन का एक पार्ट है स्पर्म यानी शुक्राणु, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। वह एक पार्ट है। जिस प्रकार से सीमन के अंदर क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, 70% फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जिंक होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इत्यादि हार्मोन्स होते हैं। जिंक होता है सबसे जरूरी पदार्थ, जिंक होता है जिससे बाल भी झड़ते हैं, बालों के लिए भी डॉक्टर जिंक देता है और विटामिन सी देता है इत्यादि। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, वीर्य के अंदर, सीमन के अंदर। ठीक है, तो आप खुद सोचिए। अब दूसरी बात आते हैं, स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है, वह इसका एक पार्ट है। शुक्राणु जो जीवन को प्रदान करता है। यही प्रक्रिया जो है फीमेल्स में चलती है, माताओं में चलती है। उसमें क्या अंडाणु होता है, वह इसी प्रकार से ग्रोथ करता है, उसकी अलग प्रक्रिया। ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो स्पर्म जो है वह पर डे बनता है। ठीक है, उसका जो मृत्यु होती है 74 to 75 डेज, मतलब लगभग 14 से 75 दिन के लगभग वह जीता है अंदर, बॉडी के अंदर, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर वह जीवित रहता है। ठीक है, अब उसका जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का बनने का जो टाइम होता है वह होता है लगभग 64 दिन में बन के तैयार होता है स्पर्म। अब यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि 64 दिन लगेंगे, अब एक बार निकाल दिया हमने, वीर्य स्खलित कर दिया तो 64 दिन लगेंगे, नहीं। वह हर दिन काउंट हो रहा है, एक साइकिल है। आज से 64 दिन बाद, फिर कल से 64 दिन बाद लगातार सेल्स के अंदर मियोसिस माइटोसिस मतलब विभाजन हो रहे हैं टेस्टिस के अंदर, और वह लगातार बन रहा है। ठीक है, ये बात तो हुई। अब दूसरी बात हुई, तो स्पर्म का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पर्म हम पर डे भी अगर कोई करे तो पर डे बन रहे हैं वे और स्पर्म की। लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ स्पर्म की क्वालिटी जो है घट जाएगी, क्योंकि सीमन जो है, अगर हम सीमन निकालते रहे तो सीमन में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व वह निकलेंगे तो उसी दिन उसी टाइम वह उतनी अमाउंट में बन तो जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वह घट जाएगी। फ्रक्टोज की क्वालिटी घट जाएगी, सिट्रिक एसिड की क्वालिटी घट जाएगी, जिंक की क्वालिटी घट जाएगी, धीरे धीरे क्वालिटी घटती जाएगी। अब स्पर्म अगर हम इजैकुलेट नहीं करें तो वह जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, हमारे काम आता है, क्योंकि एनर्जी लगती है पूरी शरीर की। देखो, ब्रेन से जो है हार्मोन निकलेंगे, GnRH गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर गोनाड्स पे जाएंगे, FSH LSH LH इत्यादि वो निकालेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ना, टेस्टोस्टेरोन इत्यादि सारे हार्मोन को निकालने में काम करेगी पूरी बॉडी। ब्रेन काम करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि ब्रेन के अंदर से ही हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ब्रेन काम करेगा, शरीर काम करेगा, शरीर के सारे जो ऑर्गन है उनसे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उस जगह लग जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो घटेगी ही घटेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। यह साइंटिफिकली प्रूव है कि घटेगी, सीधी सी बात। लेकिन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा शरीर पर। लेकिन हाँ, आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता वह घटेगी ही घटेगी, क्योंकि आपकी सारी बॉडी के सारे हार्मोन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको बनाने में लगेंगे, क्योंकि वह एक जीवन दायिनी शक्ति है। स्पर्म बहुत छोटा होता है, आपको पता हो तो, माइक्रोमीटर में होता है, 25 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, लगभग बहुत छोटा होता है स्पर्म। तो उसको और वो लगभग 200 से 300 मिलियंस बनते हैं, उसको निकलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अच्छा, अगर हम नहीं निकालें तो क्या होगा? नहीं निकालेंगे तो वह स्पर्म 74 दिन में, 74 डेज में वह मर जाएगा। मर करके क्या होगा, जो टेस्टिस हैं, रेटी टेस्टिस इत्यादि जो अंदर हैं, उनको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो फिर से रीऑब्जर्व कर लेंगे, रीऑब्जर्व करके उनको और अच्छी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से एक प्रक्रिया चलती है।
ठीक है, इससे कोई नपुंसक इत्यादि कुछ नहीं होता। अब आते हैं साइड इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं। देखिए, अगर आप लगातार करेंगे तो सीधी सी बात है क्वालिटी घटेगी ही घटेगी। दूसरी बात कि और भी जो बीमारी हैं हमें जो पढ़ाया जाता है, रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, ईयरली डिस्चार्ज इत्यादि, शीघ्र पतन, है ना, ये सारे बीमारी और लग जाएंगे और आपकी जो है मैरिड लाइफ भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा करना तो घातक है, शास्त्रों के अनुसार भी घातक है और साइंस के अनुसार भी घातक है, लेकिन नियंत्रण करना बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद। आपकी शरीर की शक्ति भी बढ़ाएगा और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ाएगा और आपकी जो जीवनदायिनी शक्ति है वह भी बढ़ाएगा। और धन्वंतरी इत्यादि ने भी कहा है, भगवान धन्वंतरी जो हमारे ये समझ लो पूरी इसके मेडिकल साइंस के भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है, औषधि इत्यादि को। जो धनतेरस मनाते हैं ना अपन, धन्वंतरी के लिए मनाते हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि अगर अच्छा जो पुत्र है वह चाहते हैं तो इसको नियंत्रण करें। सीमन का जो अमाउंट है वह लगभग 1.25 ml से 5 ml होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लगभग एक चम्मच मान लो, टीस्पून के 1/4 से टीस्पून तक होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। और उसकी क्वालिटी वगैरह आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी चाहिए। लेकिन ये बात है कि अगर आप इसको नियंत्रण में करते हैं तो आपकी शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तेज भी आएगा। इसको ओजस भी बोला गया है शास्त्रों में तो इसे बहुत महान बताया गया और साइंस के अनुसार भी मैंने समझा दिया कैसे प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इसको नियंत्रण करें, यह शक्ति है, बाकायदा फिजिकली पूरी बॉडी इसको बनाने में लगी हुई है, क्योंकि यह एक नए जीवन को जन्म देती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।